वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. वसुधैव कुटुम्बकम्। 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति और एक बार फिर से हाजिर हूं मैं लेकर आपके लिए आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये खास प्रस्तुति आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर। मिशन G20, इसमें हम आप तक पहुंचाते हैं G20 से जुड़ी तमाम जानकारी, उसकी लेटेस्ट गतिविधियां जो हैं वो आप तक पहुंचाते हैं, वो सारी जानकारी जो असर डालती है आपकी और मेरी जिंदगी पर और G20 से जुड़ी हुई है। किस तरह पॉलिसी जो है इंडिविजुअल्स तक पहुंचती है और उन पॉलिसीज के डिसीजंस किस तरह से लिए जा रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में उसका क्या असर होने जा रहा है, ये सभी बातें आप तक पहुंचती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। हम अक्सर बात करते हैं अपनी वर्चुअल जिंदगी के बारे में। हम वर्चुअली जीते हैं, हम वर्चुअली बहुत सारे काम भी करते हैं और हम सभी जानते हैं कि अब हमारे जो एसेट्स हैं वो भी वर्चुअल हो रहे हैं। और इंडिया में जब वर्चुअल एसेट्स की बात आती है तो हम डेटा प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं, उसके साथ साथ अपने आप को सेफगार्ड करने की बात करते हैं। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन और डिजिटल इंडिया एक्ट के जरिए इन चीज़ों को किया जा रहा है, लेकिन G20 में इन चीज़ों के जिक्र की ज़रूरत क्यों है? क्या ज़रूरी हो गया है कि हम आज इस चीज़ पर ग्लोबल स्तर पर वार्ता करें? G20 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैक है। हम सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल ट्रैक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैक है और उसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रेगुलेशन पर डिस्कशन हुआ है। और डिजिटल एसेट्स के फ्यूचर से जुड़ा हुआ ये डिस्कशन क्या है, इसमें क्या किया जा रहा है और इसकी क्यों ज़रूरत है, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अंजू वली तिको, जो कि प्रोफेसर इंचार्ज हैं लॉ सेंटर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद स्वाति। अंजू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो G20 में और रेगुलेशन में आखिर क्या संबंध है? आखिर रेगुलेशन की ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या ज़रूरत है कि उसे हम ग्लोबल स्तर पर लेकर आएं? स्वाति, मेरा मानना ये है कि रेगुलेशन की ज़रूरत तब तक नहीं पड़ती जब तक आपसी समन्वय और सामंजस्य हो। और इसी समन्वय और सामंजस्य की भूमिका में हम कहीं ना कहीं ये सोचकर चलते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा विशेष होगा जो जितनी भी आपकी मर्यादाएं हैं, जितनी आपकी अपेक्षाएं, उन पे खरा ना उतरे। ये जीवन के हर पहलू में, हर परिस्थिति में चलता है। उसी से लेकर आज जो हम बात कर रहे हैं वो it is not about physical offenses but rather it is about virtual offenses। और खासकर जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, आजकल हम सब जानते हैं कि हमारी पेटीएम सुविधा है, हम लोग बैंक में जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, जितना भी हमारी खरीद फरोख्त होती है कंज्यूमर मार्केट में, ये सारा का सारा ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन करने के लिए हमारी क्या क्या आइडेंटिटीज़ हैं, हम बाकियों को कैसे एक्सक्लूड करते हैं ताकि वो उस चीज़ को वॉयलेट ना कर पाएं। और अगर हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि वर्चुअल स्पेस में हमारी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उसके लिए जाहिर सी बात है खाली भारत की जो जुरिस्डिक्शन है, भारत का जितना क्षेत्र है, उससे काम नहीं बनेगा। हमें सारे संसार को साथ लेके चलना पड़ेगा। और G20 जब बात ही करता है वसुधैव कुटुम्बकम की, मेरे ख्याल से ये तो ज़रूरी ही बनता है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्पेस जो है, यूनिवर्स जो है, वो कॉमन है, कॉमन मैनकाइंड की है, कॉमन हेरिटेज की है। और जब वर्चुअल स्पेस की बात हो रही है और डिजिटल पेमेंट की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है उसको रेगुलेट सारे ग्लोबल स्तर पर करना पड़ेगा। विश्व के स्तर पे अगर नहीं करेंगे तो हमारा जितना भी रेगुलेशन है, जितनी भी हम बचाव और कानून बनाएंगे, वो अल्टीमेटली फेल हो जाएंगे। जी अंशु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं तो रेगुलेशन ऑफ डिजिटल एसेट्स G20 के कंटेक्स्ट में व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दैट, और इसको किस तरह से करने के बारे में बात हो रही है? G20 जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कम से कम इसमें 19 कंट्रीज हैं, 19 देश हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन है जी। तो ये तो ज़रूरी बात है कि साथ मिले हुए हैं, लेकिन इनके साथ बहुत सारे इनवाइटेड कंट्रीज भी हैं, तो जिसमें स्पेन भी है, नाइजीरिया भी है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो भी कंट्रीज हैं, इट इज़ अ मिक्स ऑफ बैलेंस। आपके सारे संसार के जो कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग भी हैं और जो डेवलप हो रहे हैं,
तो ऐसा नहीं है कि खाली डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सो इट्स इज मिक्स एंड मैच। और उसके अलावा जब हम ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की बात करते हैं, या हम रशिया यूक्रेन की बात करते हैं, हम यूएसए की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, कोरिया की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सबके आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उस कॉन्फ्लिक्ट की ऑफ इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए कोशिश रही है कि सब के सब जो भी लोग ये समझते हैं कि हाँ हमें ज़रूरत है इन द वेक ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। 96-97 में पहली बार साउथ ईस्ट एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद 2008 में आया जब ये माना गया कि हमें ये सब करना ज़रूरी है। सो वी नीड टू हैव अ कॉन्सेंसस एंड कॉन्सेंसस अबाउट हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड। तो आगे चलने के लिए एक सहमति बनाने का ये एक जरिया है। तो G7 से हटकर, ब्रिक्स से हटकर हमने G20 बनाया है, और उम्मीद है कि इसके जरिए हम आगे सहमति से सबको लेके चलेंगे, जहाँ पे कि आप कुछ मेरी मानेंगे और मैं कुछ आपकी मानूंगी। बिल्कुल, जब चर्चा होती है, वार्ता होती है, तो बहुत से नतीजे निकलकर सामने आते हैं, बहुत सी बातों पे अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट की जाती है, और यही अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़कर ग्लोबल लेवल पर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का साधन बनती है। बात कर रहे हैं हम प्रोफेसर अंजू वली तिक्कू से, और इनसे हम और भी जानकारी जो है लेंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं किस बारे में। मिशन G20 में हम बात करते हैं G20 से जुड़ी हुई, और आज हम डिजिटल एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी के बारे में हमें बता रही हैं प्रोफेसर अंजू, और इनसे हम बातचीत को जारी रखेंगे। फिलहाल मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम आपसे पूछते हैं एक सवाल। वो सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कि डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। जी हाँ, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये है मेरा आज का सवाल। सुन रहे हैं आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पर। अंजू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हाल ही में G20 की इंडिया जो है, इसकी पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, तो इसमें क्या कुछ हाइलाइट्स रहे इस मीटिंग के, और इसमें क्या प्रायोरिटी एरियाज हैं जिन पे डिस्कशन हुआ, हमें बताइए। थैंक यू स्वाति फॉर रेजिंग दैट क्वेश्चन। जहाँ तक G20 की बात है और उसमें ACWG की बात हो रही है, मैं बताना चाहूँगी कि G20 समिट के लिए इंडिया के कुछ प्रायोरिटी एरियाज हैं, 7 हैं बेसिकली, जिसमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ। पहला है चोकिंग टेरर फंड्स की जितना भी सप्लाई चेन है टेररिज्म के लिए जाती है उसको रोकना है। जितना भी कॉस्ट ऑफ रेमिटेंसेज है कि कहीं भी जाता है उसमें जो जाने में पैसा खर्च होता है और बर्बाद होता है उसको रोकना है जी। जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात है, WTO जो है कि ग्लोबल लेवल पे हमारे सारे ट्रेड को रेगुलेट करता है, उसको भी हमने कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना है ताकि हमारे डोमेस्टिक जो एंटरप्राइजेज हैं, बिजनेसेस हैं, उनको मदद मिले। जितने भी सैंक्शंस वगैरह हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, और जितना भी जो भी पेरिस एग्रीमेंट है उसकी फुल कंप्लायंस हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। इसी में एक एस्पेक्ट है जिसको हम टेरर फंड की बात करते हैं और चोकिंग की बात करते हैं। दिस इज समवेयर रिलेटेड विद करप्शन इन द सेंस दैट व्हेनेवर देयर इज अ करप्शन होने की वजह क्या है और उसके क्या लिंकेजेस हैं। अभी क्योंकि आपने डायरेक्टली सवाल पूछा है CAWG पे, तो थ्रू आउट द ईयर हम ये कोशिश है सरकार की कि 3 अलग अलग मौकों पर विदेश से काफ़ी सारे लोग आए, रिप्रेजेंटेटिव्स आए, और हमारा एक कंबाइंड संयुक्त मोर्चा खोले जिसमें कि हम करप्शन की जितनी भी वजहें हैं उनको हम प्लग कर सकें। जो करंटली हुआ उसमें अगर आप जानेंगे तो 20 कंट्रीज से हमारे पास डिग्निटरीज आए थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, और 79 आए थे जिनको हमने होस्ट किया था 3 दिन, और उसमें हमने उनको काफ़ी कुछ भारतीयता के बारे में जानकारी दी। लेकिन फोकस क्योंकि अभी एंटी करप्शन पर है, तो बेसिकली कि हम किस तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं, आपसी समझौता, हमारी जितने भी गाइडलाइंस हैं, हमारे जितने भी रेगुलेटरी प्रोसेसेस हैं, उनको क्या हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। सो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि जो हम कर रहे हैं क्या हमारे साथ दूसरे कंट्री वाला वो भी करेगा। तो जिस तरह से हम फ्यूजिटिव्स की बात करते हैं ना कि एक्स्ट्राडिशन हो, उसने बाहर तो काम कर लिया, गुनाह कर लिया, लेकिन मैं यहाँ बैठ के क्या कर सकती हूँ, अपने देश में कितने भी कानून बना लूँ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी देश हैं, और क्योंकि करप्शन की बात हो रही है, करप्शन जो है ज़्यादातर आज जो है वर्चुअल स्पेस में होता है, बेनामी होते हैं, उन सब को रोकने के लिए
जितने भी देश हैं उन्होंने एक सलाहनामा किया है और ये 2018 में पहली बार इस वर्किंग ग्रुप का गठन हुआ था और उसके बाद ये पहली मीटिंग हुई। तो पहली मीटिंग जब हुई है तो ये और भी ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि फंडामेंटल अगर स्ट्रांग होंगे तभी बिल्डिंग जो है इमारत बुलंद होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और G20 और रेगुलेशन से जुड़े डिस्कशन में मैं यहाँ पे आप सभी को सुनवाना चाहती हूँ कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो हमारे एक्स डायरेक्टर जनरल है YC मोदी, उन्होंने इस विषय पे क्या कहा कि जब इस तरह का कोई भी बड़ा ग्रुप आता है और उसमें चर्चा होती है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आइए उसी की सिग्निफिकेंस पे जानते हैं कि श्री YC मोदी का क्या कहना है। It is well accepted that there is a need for clear-cut protocols, consensus on the laws. The problem is each country has its own laws, but in these type of conferences, we can adopt certain documents, certain model laws which can be adopted by all the countries, all the member countries to effectively deal with terror financing, which later can come up with model laws which can be adopted by all the countries, making the task of international bodies to enforce these terror efforts, to take them to the logical conclusion easier. If we have the laws on which there is broad consensus between the different countries and we have the similar laws so that action can be taken effectively. एक्शन कैन बी टेकन इफेक्टिवली। जी हाँ, इसी इफेक्टिवनेस की ज़रूरत है और यही चाहते हैं हम सभी जब रेगुलेशन का जिक्र हो रहा है G20 में। अभी आपने सुना श्री YC मोदी को, जो है एक्स डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। क्या ज़रूरत होती है कि जब इतने बड़े ग्रुप को हम साथ लेकर आते हैं तो उसमें उन सभी चीज़ों पर चर्चा हो जो हम सभी को समान रूप से प्रभावित करते हैं। जी हाँ, जब इतने सारे लोग मिलकर बैठते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, समन्वय करते हैं, तो बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन उससे निकल कर आते हैं, बहुत सारे प्लान्स निकल कर आते हैं। डिस्कशन से होती है शुरुआत और बात से जब बनती है बात तो उसके बाद आगे ज़रूर बढ़ती है। सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सा गाना AR रहमान के म्यूजिक के साथ। आप इसे सुनते रहिए, मैं आती हूँ वापस और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सुन रहे हैं FM रेनबो। सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। वन 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मेरा नाम है स्वाति और आज हम बात कर रहे हैं G20 एंड रेगुलेशंस के ऊपर। और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर अंजू वली तिक्कू, प्रोफेसर इंचार्ज लॉ सेंटर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। बात कर रहे हैं इनसे रेगुलेशंस के बारे में। और अभी अंजू जी, अभी हमने जो डिस्कशन किया उसमें अभी आपने इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का जिक्र किया था, इकोनॉमिक ऑफेंसेस का जिक्र किया था, तो इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई है। एक्सट्राडिशन के ऊपर भी जो है G20 आपस में कोऑपरेशन करना चाहता है, तो उसके बारे में हमें बताइए। धन्यवाद स्वाति, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा सवाल आपने पूछा है। और अगर इसके बारे में मैं जिक्र करूं तो G20 समिट में इस समय 9 पॉइंट प्रोग्राम है, एजेंडा है जो टेबल पर। एंड जब भी कभी हम फ्यूजिटिव्स की बात करते हैं तो हमारे मन में एकदम से ख्याल आता है जो रिसेंट पास्ट में हुए हैं हमारे भारत में। हम नीरव के बारे में सोचते हैं, विजय के माल्या के बारे में सोचते हैं, बट फोकसिंग ऑन फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं और कैसे उनको हैंडल करना है। अगेन इट इज़ अ ग्लोबल मेनस और हर देश में ऐसा होता है। उसको हैंडल करने के लिए बेसिकली 9 पॉइंट प्रोग्राम जो बनाया उसका सबसे पहला ये जो आइटम है वो ये है कि जहाँ कहीं भी इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज खरीदी हैं उनको लोकेट किया जाए। उनको लोकेट करने से फिर जितना भी इन लोगों ने उधार लिया है उनको अगर हम अटैच करेंगे देन दीज पीपल वुड बी कंपेल्ड कि वो वापस अपने अपने देशों में जाएं। और जब अपने देशों में जाएंगे तो जाहिर सी बात है पकड़े जाएंगे और जितना भी उन्होंने चुकता करना है उधार वो देंगे या वो उनकी फिर प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक क्राइम प्रोसीड्स की बात है, ऑफेंडर्स हैं तो कुछ तो उन्होंने फायदा भी लिया होगा, पैसा भी बनाया होगा, तो जो भी क्राइम प्रोसीड्स हैं उनको भी फ्रीज करना है। अब फ्रीज करके छोड़ देना है क्या मात्र? अब फ्रीज दूसरे देश में है तो मैं यहाँ से नहीं कर सकती हूँ, इसलिए फिर मुझे दोबारा से ग्लोबल
कहीं ना कहीं एक दूसरे से समझौता चाहिए, समन्वय चाहिए, सहयोग चाहिए, और जितने भी ऑफेंडर्स हैं दूसरे देशों में उनको हम जल्दी से जल्दी वापस बुला सकें, क्योंकि जितना भी हमारे देश में एक भावना उछलती है, उजागर होती है किसी भी क्राइम के विरुद्ध, तो उसको जितनी जल्दी हम एड्रेस ना करें तो एक कहीं ना कहीं स्टेप आ जाता है इंसान के मन में कि ये लॉ तो कुछ काम करता नहीं जी। सो इन दैट सेंस एफिशिएंट रिपैट्रिएशन ऑफ प्रोसीड्स इज टू बी एनहांस्ड। सो डिफरेंट लेवल्स पे एक्स्ट्राडिशन चाहिए, हमें फ्रीजिंग ऑफ असेट्स चाहिए, हमें रिपैट्रिएशन ऑफ द ऑफेंडर्स चाहिए, और साथ ही साथ में इसके लिए आप देखेंगे वही जब आपने फर्स्ट पॉइंट उठाया था ना करप्शन का, दैट इज प्राइमरली टू एड्रेस दिस कंसर्न ओनली दैट देयर आर लॉट मेनी फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स हु हैव brought about the entire parallel economy which is destroying the world order। उसको एड्रेस करने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े किए गए हैं। उसमें आपका UNCAC है, UNOCTC है, आपका FATF है, विच इज बेसिकली द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि मेनली इसको एड्रेस कर रहा है जी। और उसी में उनका कहना है और मानना है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स को जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो ये है कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तय करें जल्दी से जल्दी ताकि उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। एक्स्ट्राडिशन के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में, ताकि ग्लोबल लेवल पे एक ही प्रोसेस हो। अदरवाइज जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं हर देश में अलग अलग कानून होता है, तो जब तक हम वो एक कानून लाके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी ना बना लेंगे, एक समझौता नहीं कर लेंगे, टुवर्ड्स दैट वी हैव गॉट दिस फाइनेंशियल टास्क एंड वी हैव गॉट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स which is seized with this matter। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही हम सब G20 countries मिलकर with all the invited countries would be able to come up with standard operating procedure, जहाँ पे किसी भी कंट्री कोई दिक्कत ना होगी कि हम किस प्रोसीजर से कैसे फ्यूजिटिव्स को ला सकें और कैसे जहाँ कहीं भी उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उसको हम इस्तेमाल करके, जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिन लोगों का सामान नहीं मिला है, जो उधार है, वो बकाया बराबर कर सके। जी, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं जिनके नाम हमने पिछले कुछ सालों में सुने हैं और इससे पहले भी बहुत से हुए हैं, और ये केवल हमारे देश की समस्या नहीं है, ये समस्या सभी देशों की है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो कुछ देशों के कानून होते हैं जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सुरक्षा अगर उनसे ले ली जाए तो शायद इन ऑफेंसेस में भी कमी आएगी, उसके साथ साथ जो रेगुलेशन है वो तो इफेक्टिव होगा ही। इसी के ऊपर बोलते हुए हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाती हूँ। डिफरेंट लॉज प्रिवेलिंग इन डिफरेंट कंट्रीज वेर समटाइम्स प्रूविंग टू बी not, I shall not say impediment, but they were proving to be facilitating the offenders and encouraging them to commit the offense. So once we are sitting and brainstorming amongst each other, we would be able to realize which law of a given country has proved to be a facilitator, how best to overcome that deficiency. India's emerged as a voice. And with the kind of varied experience and the heterogeneous conditions prevailing over here, and the kind of experience that we've gone through, and the kind of success stories we have successfully created, even in the most hostile circumstances. The most notable being the vaccine story in the pandemic times, led by Prime Minister Modi, has not only raised India's esteem and stature, but has given the world the confidence to believe and to trust that what emanates from India is possibly applicable to them as well. जी हाँ, इंडिया की ये जो यूनिक पोजीशन है बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, जो ग्लोबल साउथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें इस रेगुलेशन को रिप्रेजेंट करना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। G20 इंडिया और G20 से जुड़ी हुई रेगुलेशंस, इन सभी के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम आज हमारे इस प्रोग्राम में, जिसे आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो पर। प्रोग्राम है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। अंजू जी, जब हम एसेट प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो डेटा प्रोटेक्शन जो है, खासकर जब वर्चुअल रियलिटी की बात आती है तो डेटा प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी टर्म है, जिसके बारे में अक्सर हम अपने लिसनर्स को बताते भी रहते हैं, अलग अलग तरह से उन्हें एजुकेट भी करते रहते हैं। तो साइबर क्राइम है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा थेफ्ट है, इन सारी चीज़ों को जो है वो G20 अपने रेगुलेशन में किस तरह से समेट रहा है? धन्यवाद स्वाति इस सवाल के लिए। G20 जो है
उसके 2 ब्रांचेस हैं, 2 विंग्स हैं। एक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखता है और दूसरा जो है जो ट्रैक है उसको शेरपा देखता है। तो जिस तरह से कहीं भी अनभिज्ञ रास्तों पर हमको शेरपा की जरूरत होती है, और स्पेसिफिकली अगर हम पर्वतारोहण की बात करें तो हम शेरपा कहते हैं, जो हमारा गाइडिंग फोर्स होता है, गाइडिंग फैक्टर होता है। तो हमारे यहाँ पे श्री अमिताभ कंठ हैं जो कि शेरपा हैं। एवरी कंट्री हैज गॉट अ शेरपा। तो वो कम्युनिकेट करते हैं हमारे इंटरेस्ट को, हर कंट्री के इंटरेस्ट को ग्लोबल लेवल पे। उन्हीं की विजन, ऑफ कोर्स अ ब्रॉड टीम, बट ही इज द फोकल पॉइंट, फलक्रम है जिनके जरिए हम बाकियों से भी, बाकी कंट्री से भी वार्तालाप करते हैं। जब आपने साइबर सिक्योरिटी की बात की और साइबर स्पेस की बात की, साइबर क्राइम की बात की है, फिर घूम फिर के हम वही वर्चुअल स्पेस पहुंच जाते हैं। हमारा जीवन जरूरी है कि हम फिजिकल तौर पर हैं, इस जीवन को हमें जीना है, लेकिन जीने की जो कला है वो सारी वर्चुअल हो गई है। जैसे हम मन के बारे में बात करते हैं ना कि मन की उड़ान बहुत ऊंची होती है, ऐसे ही साइबर क्राइम्स और साइबर सिक्योरिटी भी बहुत ह्यूज कंसर्न है, क्योंकि आपके जितने भी जीवन जीने के साधन हैं वो सारे वर्चुअल स्पेस में अवेलेबल हैं। आप प्रॉपर्टी की बात करिए, आप ट्रांजैक्शंस की बात करिए, आप अपने जीवन की कला की बात करिए। हम पहले सोच भी नहीं सकते थे कि रेप एक वर्चुअल स्पेस में हो सकता है। हम सोच भी नहीं सकते थे स्टॉकिंग जो है वर्चुअल स्पेस में हो सकती है। अब हम देखते हैं कि मोबाइल के माध्यम से कितना कुछ हो रहा है। पोर्नोग्राफी बिल्कुल एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है जी। और जहां कहीं भी महिलाएं जाती हैं या फिर बच्चों को भी एक इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसी जरिए से हो रही। तो इन सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे हमें फिर से एक सामंजस्य स्थापित करना होगा। तो G20 अगेन इज in a second branch, in the second track, dealing with all these issues which are talking about peace, justice, good health, well-being, ये सारे जो हैं SDGs 2030 के टारगेट्स हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जितना भी एक रेंज ऑफ डिस्कशन है G20 में, ये हमारे अपने उन एजेंडा आइटम्स की ओर ले जाता है जहां हम एक जीवन जीने को कहें कि हाँ, इंसान ने अच्छे तरीके से जीवन जिया। हर मोड़ पे कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, लेकिन उन सब मुश्किलों को झेलने के लिए G20 ने साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम और साथ ही साथ डाटा प्रोटेक्शन के लिए भी कई सारे मापदंड सामने लाए हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरली G20, it is all about physical and virtual both being taken together, क्योंकि इंसान अगर जी रहा है दोनों स्पेसेस में तो उसके लिए भी एड्रेस करना है। तो साइबर सिक्योरिटी नहीं हो पाएगी जब तक डाटा प्रोटेक्शन नहीं होगा। और उस डाटा प्रोटेक्शन में अगर छोटा सा हम आधार की बात करें जी, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं आधार आइडेंटिटी लेके लोग करते हैं, जितने भी पेटीएम से हमारे स्कैम्स होते हैं, उन सब को रोकने के लिए वी नीड टू अगेन हैव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। सो हम लोग उस पे काम कर रहे हैं, टारगेट्स हैं, वी हैव नॉट अचीव्ड, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट येस वी हैव स्टार्टेड टेकिंग कुछ छोटे छोटे कदम, बेबी स्टेप्स। तो होपफुली वी वुड बी डूइंग वेरी गुड इन नियर फ्यूचर। जी, जब ग्लोबल लेवल पे कोई बातचीत छिड़ती है तो उसमें एक बार फिर से वही मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब डिस्कशन होता है तो उसका कुछ तो नतीजा निकलता ही है, कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ती है। हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट की कहीं कोई सरहद नहीं है, लेकिन देशों की सरहद होती है, उससे जुड़े कानूनों की सरहद होती है। और इन सरहदों में रहकर अगर हमें एक लिमिटलेस वर्ल्ड को जीना है तो बहुत ज़रूरी है कि उससे जुड़े कानून जो हैं या उससे जुड़े रेगुलेशंस जो हैं वो सभी के लिए समान हो। और जब ऐसा हो जाएगा, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। वैसे मैं परफेक्ट वर्ल्ड की बात करी, परफेक्शन नहीं आती, लेकिन हाँ उसकी कोशिश ज़रूर की जाती है और की जानी चाहिए। तो वही कोशिश जो है वो की जा रही है, उसी यूनिफॉर्मिटी को लाने की कोशिश की जा रही है G20 में इन रेगुलेशंस के डिस्कशंस के जरिए। जी, सुन रहे हैं आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पर, और मैं आपको ले जाऊंगी अपडेट्स की दुनिया में, क्योंकि निशा आ गई है लेकर अपडेट्स। 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, और आ गई है निशा लेकर आज की ताज़ा अपडेट्स। Hi, it's me Nisha Bharadwaj with yet another bit of G20 updates. Japanese Prime Minister Kishida held talks with Prime Minister Shri Narendra Modi at Hyderabad House in New Delhi, and both sides discussed bilateral and regional issues of mutual interest and discussed the priorities of the presidencies of G7 and G20 as well. Let's listen in. इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है।
और जापान G7 की, और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। Meanwhile, the Civil 20 Inception meeting is underway at Nagpur in Maharashtra. Let's listen to the C20 Sherpa, Sri Vijay Nambiar. The basic challenge, which is existential, of climate change. Then there is the questions of debt, food, fertilizer, fuel, which is also a challenge which particularly affects the developing countries. But now it is, in fact, it's affecting all countries. And third, of course, is the main challenge of the polarization among the nations, particularly covering the most powerful nations, and how that is going to affect the future of multilateralism. These are basically the three challenges. But then, of course, if you go into detail, you go into the challenges which the C20 makes it its agenda. That is, the challenges of the questions of gender inequality, disabilities, the questions of resilience, building civic space. These are the kind of challenges, holistic health. These are the specific challenges which the C20 will be discussing in the course of the next 2 days in terms of the working group analysis. At this event, Sri Vinay Sahasrabuddhe, the patron of Civil 20 India Secretariat, said that the objective of the event would be to empower societies for doing good voluntarily. India has always been a part of the solutions and not part of the problems globally. Civil society, which also underscores the autonomy of the society, that we will not remain entirely on the government. People themselves also can do a lot many things. That has been the fundamental thinking in India, and therefore this would be the message of this C20, wherein participation from all the G20 countries is happening, and then whatever has happened earlier is there at the background, and for the future in the context of India being the president of C20. At the event, Dr. Swadesh Singh, the sous Sherpa of C20 India, said that there is a need to think about conflict avoidance. Civil 20 is one of the official engagement group of G20 where civil society organizations, they come up with their own perspective of different issues, which are being also discussed in ministerial groups and other way. So we will discuss about 14 topics. We have our 14 priority areas ranging from health, human rights, sustainable development, gender. And to give an Indian perspective to that, we have also taken the issue of Seva and Vasudhaiva Kutumbakam. Civil society talks about non-state, non-business perspective of each and every issue, whether it's human rights or sustainable development or education or health. So civil society organizations, while moving around different areas, means moving in villages, tier 3 cities, tier 2 cities, having academic discussions, they are everywhere. So they come up with their own perspective that this is our non-state, non-business perspective of any issue, and the G20 leaders should listen to them. Meanwhile, the second Sustainable Finance Working Group meeting, which is a transition towards a greener society, is underway at Udaipur in Rajasthan. And the Labour 20 Inception meeting concludes in Amritsar. So that's all for now. It's me, Nisha Bharadwaj, signing out, and for more information, keep listening to Swati. थैंक यू निशा फॉर दी अपडेट्स। और अब मैं देने वाली हूँ सवाल का जवाब जो मैंने आपसे पूछा था कार्यक्रम के शुरू में। हमने आज आपसे पूछा था कि डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसका जवाब ये है कि डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की स्थापना 2021 में हुई थी। और ये जो वर्किंग ग्रुप है इसका एम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू एनहांस पब्लिक पार्टिसिपेशन, और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाने के लिए भी ये काम करता है। तो ये था जी आज का जवाब। आज हमने बात की G20
एंड रेगुलेशंस के ऊपर, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी प्रोफेसर अंजू वली तिक्कू। और अंजू जी, समय बहुत थोड़ा सा बचा है, तो मैं आज बहुत सारी आपने अच्छी बातें हमें बताई। मैं चाह रही थी डिस्कशन और लंबा चले, लेकिन समय की जो है वो अपनी सीमा होती है। लेकिन फिर भी जो कुछ मिनट बचे हैं, मैं उसमें भी थोड़ा सा लालची हो जाना चाहती हूँ। जरूर। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे लिसनर्स को आप और क्या बताना चाहेंगी उस विषय में जिसमें आज हमने चर्चा की। जहाँ तक G20 की बात है, अभी तक हमने रेगुलेशंस की बात की, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ऑब्स्टेकल्स और नॉर्म्स बना रहे हैं, जहाँ पे मुझे कंप्लायंसेस की बात है। मैं वहाँ से थोड़ा सा हटकर थोड़ा सा डायगनली अक्रॉस जब हम कहें कि अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं दे आर ऑल अबाउट रीचिंग आवर टारगेट्स विद रेफरेंस टू SDGs। तो जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, SDG की बात करते हैं, वो टारगेट है, एजेंडा है, उसमें हम सर्टनली कहीं ना कहीं बात करते हैं पॉवर्टी ना रहे, जीरो हंगर की बात हो, गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस की बात है। तो सिर्फ ये कुछ 4-5 गोल्स लेकर, या फिर हम सैनिटेशन की बात करें, या फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, ये कुछ ऐसे गोल्स हैं जिनको हम 2030 एजेंडा में बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करते हैं। और G20 समिट जो है, इट्स ऑल अबाउट मूविंग इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो। तो जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो जब भी कभी हमने वर्कफोर्स का देखना है, तो वर्कफोर्स जो हम जानते हैं, महिलाएं जो हैं दे आर नाउ इंक्रीजिंग देयर पोटेंशियल, और 2040 तक महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होंगी वर्कफोर्स में। तो उनकी क्या डिमांड है, सारा का सारा मार्केट उस तरीके से ड्राइव होने वाला है। तो कंज्यूमर्स जो हैं उसमें महिलाएं ज़्यादा हैं। जब हम लाइवलीहुड की बात करते हैं, जब हम सैनिटेशन की बात करते हैं, सोलर ग्रिड की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो खाली मेरे को फॉसिल फ्यूल अपने यहाँ पे नहीं कम करना है। फॉसिल फ्यूल मुझे 2040 तक अगर कम करना है, तो उसके लिए मुझे ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। उसके लिए सोलर ग्रिड की बात है, उसमें भी PM मोदी ने ऑलरेडी एक कदम आगे बढ़ाया है, जिसमें हम अगेन ग्लोबल लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं हाउ डू वी मटीरियलाइज कि सोलर ग्रिड पूरे के पूरे संसार को एनर्जी दे सके। क्यों कुछ लोग अंधेरे में रहे, कुछ प्रकाश में रहे, तो सब लोगों को साथ लेकर चलना, दैट इज प्राइमरली द ऑब्जेक्टिव एंड विजन। सो when we talk about opportunities, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हम किस तरीके से अपनी जो पॉपुलेशन, एंड वी हैव दैट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्वांटम की अगर बात करें, तो उन सब को हम कैसे लाइवलीहुड देंगे। पूरा का पूरा मिडिल इनकम सेक्टर ग्रुप बढ़ने वाला है, उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं रिन्यूएबल साइकिल्स से। तो आपका जितना भी ट्रांसपोर्ट है वो सारा शिफ्ट होने वाला है। तो बहुत सारे इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, सिर्फ टैप करने की ज़रूरत है। द मोमेंट वी टैप इट, वी विल रियली अंडरस्टैंड कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन होने वाला है। खाली सिर्फ रेगुलेशन नहीं है, बहुत कुछ बढ़ावा भी है और हमें अग्रसर भी करता है और फोकस भी देता है, दैट हाउ वी कैन एंजॉय आवर लाइफ। और अमृत काल में 2047 में हम किस तरीके से वाकई एक अमृत का पान कर सकेंगे। वाकई में, और कंट्रीब्यूशन आज हमें बहुत अच्छा मिला आपको यहाँ पे बुला के इस सारी जानकारी के जरिए। और प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में आने का। धन्यवाद। आज हमने बात की अंजू वली तिक्कू से, प्रोफेसर इंचार्ज लॉ सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जी हाँ, और हमने बात की G20 एंड रेगुलेशंस के ऊपर, और G20 से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचती है हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। सुन रहे हैं इसे आप 102.6 FM रेनबो पर। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का समय जो है बस यहीं पर खत्म होता है। स्वाति को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए FM रेनबो। आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।